दोस्तों 25 जून 2025 की ये घटना है। गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के दतिया गांव में रहने वाले सेंधा भाई पटेल के लिए यह पल जिंदगी का सबसे दर्दनाक और टूट जाने वाला पल था। वजह यह थी कि कुछ ही देर पहले वह अपनी 18 साल की बेटी चंद्रिका की चिता को अपने ही हाथों से आग देकर लौटे थे। घर और गांव में मातम का माहौल था। हर तरफ सन्नाटा, रोते बिलखते लोग और टूटे हुए माँ बाप की खामोशी। इस गहरे शोक में शामिल होने आए पड़ोसी, नाते रिश्तेदार और गांव के लोग जब चंद्रिका की मौत की वजह जानना चाहते थे तो सेंधा भाई बस इतना कहते थे कि उनकी बेटी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। आज के दौर में कम उम्र के लोगों की हार्ट अटैक से मौत के मामले इतने आम हो चुके हैं कि किसी को इस बात पर शक करने की कोई खास वजह भी नहीं लगी। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता कि उनकी औलाद उनके जीते जी उनकी आंखों के सामने दुनिया से चली जाए। और इस मामले में तो चंद्रिका की उम्र भी इतनी कम थी कि यह सदमा और ज्यादा गहरा हो गया। इस दर्द को और बढ़ा रहा था एक और सच कि सिर्फ 11 दिन पहले चंद्रिका ने अपने करियर की मजबूत नींव रखी थी। पढ़ाई लिखाई में तेज और होनहार चंद्रिका का 14 जून 2025 को नीट एग्जाम का रिजल्ट आया था। इस रिजल्ट में उसने 478 का स्कोर किया था, जो पिछले साल के 380 स्कोर से कहीं ज्यादा बेहतर था। चंद्रिका अपने इस रिजल्ट से बेहद खुश थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस स्कोर के दम पर उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और वह डॉक्टर बनने के बाद अपने सपने को सच कर पाएगी। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान कब मौत बनकर सामने आ जाए यह कोई नहीं जानता। कब वह सपनों को कुचलते हुए जिंदगी को ही खत्म कर दे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ऊपर से देखने में यह पूरी घटना एक नेचुरल ट्रेजेडी जैसी लग रही थी। एक अचानक हुई मौत, टूटे हुए सपने और माँ बाप से छीन गई उनकी जवान औलाद। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि चंद्रिका की मौत के ठीक 42 दिन बाद यानी 6 अगस्त 2025 को एक सरकारी दफ्तर में दाखिल किया गया सिर्फ एक कागज इस पूरे मामले को उलट पुलट कर रख देता है। उस एक कागज ने यह साफ कर दिया था कि जब शनक, अंधा जुनून और किसी पर हक जताने की जहरीली सोच इंसान को दिमाग में घर बना लेती है तो वह अपने ही लोगों को दुश्मन समझने लगता है। फिर वह सिर्फ खुशियां नहीं छीनता बल्कि सांसें तक छीन लेने से भी नहीं हिचकता। वेलकम टू द शो। माय नेम इज हरि सिंह एंड यू आर वाचिंग ट्रेजिक केस ऑफ चंद्रिका पटेल। 21 फरवरी 2025 पालनपुर, गुजरात। पालनपुर के बस स्टैंड पर चंद्रिका खड़ी हुई थी। वह अपने हॉस्टल लौटने के लिए बस के आने का इंतजार कर रही थी। चंद्रिका नीट एग्जाम की तैयारी के मकसद से पालनपुर आई हुई थी और कहीं एक हॉस्टल में रह रही थी। उस दिन बस स्टैंड पर काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद भी कोई बस नहीं आई। सूरज ढलने लगा था, अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था और हालात ऐसे बन गए थे कि चंद्रिका के पास किसी से लिफ्ट मांगने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा था। जैसे ही चंद्रिका ने लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाया, उसी वक्त वहां से बाइक पर गुजर रहे 23 साल के हरेश चौधरी की नजर उस पर पड़ी। हरेश ने अपनी बाइक रोक ली। चंद्रिका ने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। हरेश ने भरोसा दिलाया कि वह उसे पूरी तरह सुरक्षित हॉस्टल तक छोड़ देगा और इसी भरोसे के साथ उसने चंद्रिका को लिफ्ट दे दी। अपनी गट फीलिंग के हिसाब से चंद्रिका को हरेश एक सुलझा हुआ और ठीक ठाक लड़का लगा। बस स्टॉप से हॉस्टल तक की लंबी दूरी के दौरान दोनों के बीच बातचीत होती रही। इसी बातचीत ने चंद्रिका के मन में हरेश की एक अच्छी छवि बना दी। और ऐसा सिर्फ चंद्रिका के साथ नहीं हुआ, हरेश को भी यह मुलाकात किसी पुराने रिश्ते या पहले से जुड़े किसी कनेक्शन जैसी महसूस होने लगी। नतीजा यह हुआ कि हॉस्टल पहुंचते पहुंचते दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर आपस में एक्सचेंज कर लिए। बस स्टैंड पर हुआ यह मिलना कोई साधारण
इत्तेफाक नहीं था, बल्कि जैसे उनकी कहानी पहले से ही किस्मत में लिखी जा चुकी थी। इसके बाद दोनों कभी मैसेज के जरिए तो कभी फोन कॉल्स पर घंटों बात करने लगे। यही बातचीत धीरे धीरे मुलाकातों में तब्दील हो गई और कब दोनों के बीच प्यार हो गया किसी को पता ही नहीं चला। 18 साल की चंद्रिका और 23 साल के हरेश के बीच शुरू हुए इस रिश्ते में हरेश ने अपने अतीत की सच्चाई चंद्रिका से नहीं छुपाई। उसने शुरुआत में ही बता दिया था कि वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन उनका कहना था कि पत्नी के साथ उसका रिश्ता बिगड़ चुका है। वह अब पत्नी के साथ नहीं रहता और दोनों के बीच कोई संबंध बाकी नहीं है। हरेश की यह सच्चाई जानने के बाद भी चंद्रिका उससे दूर नहीं हुई, उल्टा वह उस पर और ज्यादा भरोसा करने लगी और उसका प्यार भी गहरा होता चला गया। वक्त के साथ साथ दोनों ने एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने के वादे कर लिए। वे साथ घूमने फिरने भी लगे, कभी माउंट आबू की ट्रिप तो कभी महासाना की सैर। जिंदगी की इस दौर में चंद्रिका खुद को बेहद खुश और सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह दिन भर नीट एग्जाम की तैयारी में खुद को पूरी तरह झोंक देती थी और शाम के वक्त जो थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता उसी में वह हरेश के साथ समय बिताया करती थी। सब कुछ अपनी रफ्तार से सही चल रहा था, लेकिन ठीक 3 महीने बाद खेला गया एक ऐसा दांव सामने आया जिसने चंद्रिका की जिंदगी के किताब के पन्नों को पल भर में उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हों में बदल दिया। 3 महीने बाद 5 जून 2025 को बेहद परेशान और टूटे हुए हालात में चंद्रिका का परिवार गुजरात के थाराड पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है। रोते बिलखते हुए वे पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी चंद्रिका कहीं गायब हो गई है। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए चंद्रिका के पिता सिंधाई पुलिस को बताते हैं कि चंद्रिका 1 महीने पहले नीट एग्जाम देने आई थी और उसके बाद से वह घर पर ही रुकी हुई थी, लेकिन कल यानी 4 जून 2025 को वह घर के किसी काम से बाहर गई थी और उसके बाद से वो वापस घर लौट कर नहीं आई। पिता यह भी बताते हैं कि चंद्रिका का मोबाइल फोन लगातार बंद जा रहा है। दोस्त, नाते, रिश्तेदार और जान पहचान वालों से भी पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन किसी को भी चंद्रिका के बारे में कोई जानकारी नहीं है। घर के आसपास का इलाका, बाजार और वे सभी जगहें जहां जहां चंद्रिका जा सकती थी वहां तक परिवार उसे ढूंढ चुका था, लेकिन हर कोशिश के बावजूद चंद्रिका का कोई सुराग नहीं मिला। किडनैपिंग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने बिना देर किए तुरंत मिसिंग केस दर्ज किए। इसके साथ ही चंद्रिका के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाल दिया गया और उसकी तलाश तेज कर दी गई। पुलिस की इस तेजी का फायदा भी मिला। 2 दिन बाद 6 जून 2025 को चंद्रिका के फोन की लोकेशन गुजरात के अहमदाबाद में दिखाई देने लगी, लेकिन जब तक पुलिस की टीम अहमदाबाद पहुंच पाती तब तक चंद्रिका का फोन अलग अलग जगहों पर मूव करता हुआ दिखने लगा। कुछ ही घंटों के भीतर उसकी लोकेशन राजस्थान के उदयपुर में ट्रेस होने लगी। यह मूवमेंट यही नहीं रुकी, उदयपुर से लोकेशन उज्जैन पहुंची, उज्जैन से ग्वालियर, ग्वालियर से जयपुर और फिर 10 जून को फोन की आखिरी लोकेशन राजस्थान के बालासार में दिखाई देने लगी। इसके बाद अचानक से चंद्रिका के फोन की लोकेशन में कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। हालात की गंभीरता को समझते हुए 12 जून की रात करीब 10 बजे पुलिस की 2 टीमें ब्लैक स्कॉर्पियो से चंद्रिका के भाई हीरा भाई को साथ लेकर बालासार रिसोर्ट पहुंची। वहां रिसोर्ट के एक कमरे में पुलिस को चंद्रिका हरेश के साथ मिली। अपनी बहन को एक लड़के के साथ देखकर हीरा भाई का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो दोनों ही बालिग थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को संभालते हुए तुरंत दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और चंद्रिका व हरेश को अलग अलग गाड़ियों में बैठा दिया। इसके बाद चंद्रिका को उसके घर भेज दिया गया, जबकि हरेश को सीधे थराड पुलिस स्टेशन ले जाया गया। गुजरात एक ड्राई स्टेट है जहां बिना परमिट शराब का सेवन, उसे अपने पास रखना या उसकी बिक्री करना कानूनन अपराध है। इसी कानून का उल्लंघन करने के कारण हरेश के खिलाफ पहले से ही एक मामला दर्ज था। पुलिस ने जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो यह पुराना
प्रोहिबिशन केस सामने आ गया। इसी पुराने केस के आधार पर पुलिस ने हरेश को जेल भेज दिया। अगले ही दिन 13 जून 2025 को चंद्रिका ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराई। अपने स्टेटमेंट में उसने साफ कहा कि वो हरेश के साथ नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है। इसी बयान को रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया, लेकिन जिस शांति से केस की फाइल को बंद किया गया था, उसी बिंदु से एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो आगे चलकर कई जिंदगियों को तबाह कर देने वाला था। 21 जून 2025 को जेल से बेल पर बाहर आते ही हरेश ने अपने वकील की मदद से हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल कर दी। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति की निजी आज़ादी बिना कानूनी वजह के नहीं छीनी जा सकती है। आसान शब्दों में समझे तो हेबियस कॉर्पस कोर्ट का एक ऐसा आदेश होता है जो पुलिस या किसी भी अथॉरिटी से कहता है कि अगर तुमने किसी व्यक्ति को रोक कर रखा है या कैद में लिया है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करो और यह साबित करो कि ऐसा करना पूरी तरह कानूनी है। अगर वैध कारण पेश नहीं किया जा सका तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करना पड़ता है। कोर्ट ने इस पिटीशन को स्वीकार करते हुए 27 जून की सुनवाई तय कर दी, जिसमें पटेल परिवार को चंद्रिका के साथ कोर्ट में पेश होना था। लेकिन चंद्रिका से मिलने के सपने संजोए हरेश की दुनिया उसी वक्त बिखर गई जब पटेल परिवार के वकील ने चंद्रिका की जगह कोर्ट के सामने उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश कर दिया। उस सर्टिफिकेट में मौत की वजह हार्ट अटैक लिखी हुई थी। यह सुनते ही हरेश भीतर से पूरी तरह सन्न हो गया। कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट की कानूनी वैधता की जांच की और उसके बाद इस केस को डिस्पोज कर दिया। लेकिन हरेश के लिए यह मानना आसान नहीं था कि चंद्रिका अब इस दुनिया में नहीं रही। सच्चाई जानने के इस इरादे से वह चंद्रिका के घर और उसके आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने लगा। हर किसी ने उसे यही बताया कि 25 जून को चंद्रिका की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। उसका दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। इसी बेचैनी में हरेश ने पुलिस स्टेशन जाकर पटेल परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि चंद्रिका का मर्डर किया गया है। लगभग 1 महीने बाद 31 जुलाई को एसपी अक्षय राज मकवाना ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। अगले ही दिन एसएसपी सुमन ने इस केस की कमान अपने हाथों में ले ली। यह जांच बेहद मुश्किल साबित हो रही थी क्योंकि न तो कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध था और ना ही फोन लोकेशन से कोई ठोस सुराग मिल पा रहा था। इसके बाद पुलिस ने चंद्रिका के परिवार को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में चंद्रिका के चाचा शिवराम और उसके कजिन नारन से भी सवाल जवाब किए गए। जांच के दौरान परिवार के बयानों में पुलिस को कुछ बातें संदिग्ध लगी। तभी पुलिस ने हरेश की ओर से दिया गया एक ऐसा सबूत उनके सामने रखा जिसे देखते ही शिवराम और नारन का धैर्य टूट गया। इसके बाद उन्होंने चंद्रिका की जिंदगी से जुड़ा वह परिवार की सनक और कानून की मिली भगत के पीछे छुपा हुआ था। 4 मई 2025 को नीट एग्जाम देने के लिए घर आई चंद्रिका परीक्षा खत्म होने के बाद दोबारा अपने हॉस्टल लौटने की तैयारियों में जुट गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके घर वालों ने उसके लिए पहले से कुछ और ही तय कर रखा है। एक दिन बाद यानी 5 मई को पटेल परिवार चंद्रिका को उसके कजिन की शादी में साथ ले गए थे। हालांकि इस शादी में शामिल होना ही उनका असली मकसद नहीं था। दरअसल परिवार की मंशा चंद्रिका को उसके कजिन की पत्नी के भाई से मिलवाने की थी ताकि उसी दौरान उसे चंद्रिका की शादी की बात आगे बढ़ाई जा सके। जब चंद्रिका को इस सच्चाई का अंदाजा हुआ तो उसका मन भीतर से टूट गया क्योंकि उसके दिल में तो डॉक्टर बनने के साथ साथ हरेश के साथ शादी करने का सपना पल रहा था। शायद इन कुछ महीनों में वह यह भूल चुकी थी कि उसका परिवार किस तरह की सोच से जुड़ा हुआ है। पूर्व सरपंच रहे सेंधा भाई पटेल सख्त मिजाज और पुरानी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति थे। पहले ही उन्होंने चंद्रिका को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था, लेकिन वह यह चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी उनकी पसंद के लड़के से हो। शादी की बात चलने के बाद
चंद्रिका के बदलते हुए हाव भाव और उसके रिएक्शन देखकर परिवार को यह शक होने लगा था कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़का है। वैसे तो कहा जाता है कि बेटियां अपने पिता के सबसे ज्यादा करीब होती है, लेकिन रूढ़िवादी सोच से घिरे सेंधा भाई को चंद्रिका का किसी लड़के से प्यार करना किसी धोखे से कम नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, उसी भरोसे को उसने तोड़ दिया है। अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा समाज की सोच और लोगों के तानों की चिंता करने वाले सेंधा भाई को अब समाज का डर सताने लगा। इसी डर की वजह से उन्होंने चंद्रिका पर तरह तरह की बंदिशें लगानी शुरू कर दी। कभी वो उसका मोबाइल फोन कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेते, तो कभी उसे घर से बाहर निकलने से रोक देते। इतना ही नहीं, उन्होंने चंद्रिका पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह उसी लड़के से शादी करेगी जिसे परिवार ने उसके लिए चुना। आखिरकार परिवार की इन बेवजह की पाबंदियों से परेशान होकर चंद्रिका ने हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात घर वालों के सामने रख दी। उसने साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है। लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ गए। समाज की दुहाई देने वाले वही रिश्तेदार सामने आ गए जो आग में घी डालने का काम करते हैं। चंद्रिका के चाचा शिवराम ने तो ताने मारते हुए यह कहा कि उन्होंने पहले ही सबको चेतावनी दी थी कि आजकल लड़कियां कॉलेज जाकर बॉयफ्रेंड बनाती है और फिर उनके साथ घर से भागकर शादी कर लेती है। इन तानों का असर सेंधा भाई पर इतना गहरा पड़ा कि उन्होंने चंद्रिका की पढ़ाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। उन्होंने उस पर जल्द से जल्द शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। चंद्रिका को न तो वापस कोचिंग जाने दिया गया और ना ही कॉलेज लौटने की इजाज़त मिली, जबकि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उसे अपने हॉस्टल वापस जाना था। चंद्रिका को साफ दिखाई देने लगा था कि उसके सपने एक एक करके उसकी आंखों के सामने बिखरते जा रहे। भीतर से टूटी और घबराई हुई चंद्रिका ने अपनी सारी तकलीफें हरेश को इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिए बता दी। उसने साफ शब्दों में कहा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के साथ बिताना चाहती है। करीब 15-20 दिन तक दोनों ने हालात पर सोच विचार किया और आखिरकार साथ में घर से निकल जाने का फैसला लिया। 4 जून 2025 को चंद्रिका सबकी नज़रों से बचते हुए चुपचाप हरेश के साथ अहमदाबाद निकल गई। वहां पहुंचकर दोनों ने अहमदाबाद की मिर्जापुर कोर्ट में लिव इन एग्रीमेंट फाइल किया। जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों ने तय किया कि कुछ दिन बाहर रहकर हालात को शांत किया जाए। इसी दौरान वे उदयपुर, उज्जैन, ग्वालियर और जयपुर घूमते हुए आखिरकार राजस्थान के बालासोर स्थित एक रिसोर्ट में ठहर गए। वहीं रहकर उन्होंने उसी शहर में सेटल होने और धीरे धीरे परिवार से बातचीत के जरिए मसला सुलझाने का मन बनाया। उधर चंद्रिका की फैमिली पहले ही उसके गुमशुदा होने का शिकायत दर्ज करवा चुकी थी, जबकि हकीकत यह थी कि चंद्रिका अपनी मर्जी से हरेश के साथ गई हुई थी। लेकिन जैसे ही उसकी लोकेशन का पता चला, पुलिस चंद्रिका के भाई हीरा भाई को साथ लेकर सीधे उस रिसोर्ट पर पहुंच गई। वहां बिना किसी वारंट के पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और दोनों को अलग अलग कर दिया। सेना भाई पटेल के प्रभाव और दबाव में पुलिस ने जबरदस्ती चंद्रिका को उसके घर वापस भेज दिया। गाड़ी में बैठी चंद्रिका बार बार यही कहती रही कि वह अपने परिवार के साथ नहीं जाना चाहती है और हरेश के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन बालिग होने के बावजूद उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। आखिरकार पुलिस ने उसे उसी घर में छोड़ दिया जहां से वो अपनी मर्जी से निकली थी। सेना भाई पटेल के दबाव में पुलिस ने हरेश के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। जब कोई ठोस मामला नहीं मिला तो उसके खिलाफ पुराने प्रोहिबिशन केस को फिर से उठाकर उसे जेल भेज दिया गया, क्योंकि पुलिस इस केस को जल्द से जल्द बंद करना चाहते थे। 13 जून 2025 को पुलिस चंद्रिका को थाने बुलाकर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। चंद्रिका वहां भी एक ही बात दोहराती है
कि वह हरेश के साथ रहना चाहती है, लेकिन पुलिस चंद्रिका की मदद करने के बजाय सेंधा भाई पटेल के साथ मिलकर उसी पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। उसे साफ कहा जाता है कि अगर उसने अपना बयान नहीं बदला तो उसकी जिद का खामियाजा हरेश को भुगतना पड़ेगा। पुलिस उसे यह डर दिखाती है कि वे हरेश पर झूठे केस लगाकर उसे हमेशा के लिए जेल में सरा देंगे। दिन भर की इस मानसिक यातना के बाद हरेश को बचाने के लिए वह मन मारकर यह बयान देती है कि वह अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहती है। अगले ही दिन 14 जून 2025 को चंद्रिका का नीट एग्जाम का रिजल्ट आया। उसने इस बार अच्छा स्कोर किया था और उसे पूरा भरोसा था कि इस नंबर के साथ उसे किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जरूर मिल जाएगा। जिस कामयाबी पर किसी पिता को गर्व होना चाहिए था, वही कामयाबी सेंधा भाई की आंखों में अपनी बेटी की आज़ादी का रास्ता बनती दिख रही थी। उसे डर था कि यह पढ़ाई, यह उड़ान उसकी बनाई सीमाओं को तोड़ देगी और समाज में उसकी तथाकथित इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। 7 दिन बाद यानी 21 जून 2025 को जेल से बेल पर बाहर आते ही हरेश ने सबसे पहले पुलिस से अपना मोबाइल फ़ोन वापस लिया, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन ऑन किया वह अंदर तक सन्न रह गया। फ़ोन पूरी तरह से रीसेट किया जा चुका था। पहले तो बिना किसी कोर्ट ऑर्डर और बिना वारंट के पुलिस ने उसका फ़ोन जबरन एविडेंस के नाम पर जब्त किया था, और अगर मान भी लिया जाए कि फ़ोन एविडेंस था तब भी उसके डाटा के साथ छेड़छाड़ करना कानूनन जुर्म है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को राइट टू प्राइवेसी देता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन को निजी स्पेस माना जाता है। उसमें मौजूद डेटा को डिलीट करना या फ़ोन को रीसेट करना साफ तौर पर गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ पुलिस कानून से नहीं बल्कि सेंधा भाई पटेल के बनाए नियमों से चल रही थी। जेल से बाहर आते ही हरेश को चंद्रिका की चिंता सताने लगी। उसने तुरंत इंस्टाग्राम लॉगिन किया ताकि चंद्रिका से संपर्क कर सके। तभी उसकी आंखें 17 जून 2025 को भेजे गए उन मैसेज पर टिक गई, जिन्हें पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद्रिका ने लिखा था कि उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी जबरदस्ती तय कर रहे हैं। उसने साफ कहा था कि वह सिर्फ हरेश से ही शादी करना चाहती है। उसने यह भी लिखा था कि अगर उसने परिवार की बात नहीं मानी तो उसके परिवार वाले उसे जान से मार सकते हैं। यही वो लम्हा था जहां से चंद्रिका की जिंदगी के आखिरी पन्ने लिखे जाने शुरू हो चुके थे। जब पुलिस ने यह मैसेज चंद्रिका के चाचा शिवराम और कजिन नारायण को दिखाए तो 24 जून की रात के सन्नाटे में छुपा एक खौफनाक सच धीरे धीरे सामने आने लगा। 24 जून 2025 को पुलिस सेंधा भाई पटेल के घर हेबियस कॉर्पस पिटीशन की नोटिस लेकर पहुंची थी। इस नोटिस में साफ लिखा था कि उसे अपनी बेटी चंद्रिका को 3 दिन बाद यानी 27 जून को कोर्ट में पेश करना होगा। यह बात सुनते ही सेंधा भाई के मन में डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि अगर चंद्रिका कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ बोल गई तो वह लकीर पार कर देगी, जिसे वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपनी झूठी शान, खोखली इज्जत और टूटी हुई ईगो को बचाने के लिए उसने शिवराम के साथ मिलकर एक खौफनाक फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि उस रात चंद्रिका को आखिरी बार समझाएगा और अगर वह नहीं मानी तो उसे जिंदा नहीं छोड़ पाएगा। इस साजिश में शिवराम ने अपने बेटे नारायण को भी शामिल कर लिया। उसी रात तीनों ने मिलकर चंद्रिका पर हर तरह से दबाव बनाया, उसे डराया, समझाया और झुकाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने उनके सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद प्लान के मुताबिक उन्होंने सिडेटिव दवाइयों को छुपाकर दूध में मिलाया और चंद्रिका को पिला दिया। दवा के असर से चंद्रिका अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो गई। रात के सन्नाटे में जब घर के बाकी लोग सो चुके थे, करीब 1:30 बजे सेंधा भाई और शिवराम चुपचाप चंद्रिका के कमरे में दाखिल हुए। अपनी बेटी को गहरी नींद में सोता देख उसी पिता ने जिसने उसे जन्म दिया था अपने ही हाथों से उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी।
चंद्रिका की जान लेने के बाद सेंधा भाई ने शिवराम और नारायण के साथ मिलकर उसके शरीर को घसीटते हुए स्टोर रूम तक पहुंचाया। वहां उन्होंने चंद्रिका के गले में दुपट्टा बांधा और उसे पंखे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। अपनी इस खौफनाक साजिश को छुपाने के लिए तीनों अपने अपने कमरों में जाकर सोने का नाटक करने लगा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह करीब 4 बजे तीनों ने मिलकर स्टोर रूम में जाकर शोर मचाया, पूरे घर को जगा दिया और परिवार के सामने यह नाटक रचा गया कि चंद्रिका वहां मृत अवस्था में मिली है। इसके बाद इज्जत का हवाला देकर सभी ने एक राय बना ली कि सच्चाई किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए तय किया गया कि हर कोई एक ही बात बोलेगा, चंद्रिका की मौत हार्ट अटैक से हुई है, ताकि पोस्टमार्टम ना हो और उनका राज हमेशा के लिए दबा रहे। इसी वजह से ना तो पालनपुर में पढ़ रहे चंद्रिका के छोटे भाई को इसकी खबर दी गई और ना ही किसी रिश्तेदार को बुलाया गया। सुबह 6 बजे होते होते जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अपराध को पूरी तरह से ढकने के लिए सेंधा भाई ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, जिसमें मौत की वजह हार्ट अटैक लिखवाई गई। पुलिस के सामने दिए गए इन कन्फेशन के बाद शिवराम और नारायण को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के डर से सेंधा भाई तब तक फरार हो चुका था। चंद्रिका की मौत के लिए सिर्फ उसका परिवार ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि सिस्टम और पुलिस भी उतनी ही दोषी थी। जिस पुलिस से चंद्रिका ने इंसाफ की उम्मीद की थी, उसी पुलिस ने उसे धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल दिया। इसके पास लिव इन एग्रीमेंट मौजूद था, जो साफ दिखाता था कि वह और हरेश अपनी मर्जी से साथ रह रहे थे। उसके बावजूद पुलिस ने उस दस्तावेज को महज कागज का टुकड़ा मानकर उसके अधिकारों को नजरअंदाज कर दिया। पुलिस का कर्तव्य था चंद्रिका की सुरक्षा करना, लेकिन उन्होंने उसे उसी परिवार के हवाले कर दिया जहां से उसे सबसे बड़ा खतरा था। नतीजा यह हुआ कि एक लड़की, उसके सपने और उसकी पूरी जिंदगी मिट्टी में मिला दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून परिवार के दबाव और पितृसत्तात्मक सोच के आगे झुक गया था। अक्सर माता पिता यह मान लेते हैं कि बच्चों पर पाबंदियां लगाकर और उन्हें अपने हिसाब से ढालकर ही सही परवरिश की जा सकती है, ताकि समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी खुशी और उसके जीने के अधिकार को कुचलकर कभी भी असली इज्जत नहीं मिलती। इस बोझ का सबसे बड़ा भार अक्सर बेटियों पर डाल दिया जाता है, जहां उनकी जिंदगी के फैसले भी समाज और परिवार तय करता है, और इसी सोच से ऑनर किलिंग जैसे जघन्य अपराध जन्म लेते हैं। दोस्तों, ऐसे केस के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट का दिल से स्वागत करूंगा। कुछ समय पहले हमने राधिका यादव मर्डर केस को भी कवर किया था, जिसमें इसी मुद्दे से जुड़ी कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, और ऐसे मामलों में माता पिता के साथ साथ बच्चों की नैतिक जिम्मेदारी पर भी बात की गई है। दिल से मिले आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहिए। जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने परिवार के साथ इस अपराध से भरे दुनिया में सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे, जातिवाद या भेदभाव से बचे और समाज के बनाए कुरीतियों से अपने बच्चों और खुद को बचाए। हमेशा खुश रहें और सदा क्राइम रिकॉर्ड चैनल पे बने रहें। पूरे कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।